उमर अब्दुल्ला ने गुलाम हसन मीर का नाम लेकर बताया था। गुलाम हसन मीर का नाम लेकर उन्होंने 2010 को याद किया था और 2010 को याद करते हुए बताया था कि वीके सिन्हा तब के बड़ी फौज के सरबराह का बयान भी है। एक तरह से उन्होंने सीधा इशारा दिया था, लेकिन उसकी तस्दीक बाद में की गई और तस्दीक की सईद अल्ताफ बुखारी ने खुद साउथ कश्मीर में अपने बयान में। और साउथ कश्मीर में जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने बताया कि उमर अब्दुल्ला को तो मालूम ही नहीं था। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तो उनकी नाक दब, उनकी कुंजी ही बंद कर रखी थी। उसके बाद बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आज उमर अब्दुल्ला पटन में थे और पटन में अवामी जलसे के दौरान उन्होंने इल्जामात का सिलसिला आज भी जारी रखा। आज उन्हें दोबारा टंगमर्ग को याद किया और टंगमर्ग में आग किसने लगाई ये सवाल उन्होंने पूछा। साथ साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि तब जलसा नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन तब वहां पे जलसा हुआ था, क्योंकि उसकी तस्दीक, जलसे की तस्दीक आज गुलाम हसन मीर साहब ने हमारे साथ बात करते की शाम गए। हमने गुलाम हसन मीर साहब से पूछा था कि उमर साहब ऐसे बता रहे हैं, आपका क्या रद्दअमल है? तो गुलाम हसन मीर साहब ने रद्दअमल जाहिर करते हुए बताया कि उमर साहब को मालूम होना चाहिए उस वक्त उमर साहब की सरकार को गिराने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी और उनको याद होना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी तब ये साबित करने की कोशिश करी थी कि उमर अब्दुल्ला नाकाबिल है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 लोग भी जमा नहीं कर सकती थी। ये गुलाम हसन मीर की ही ताकत थी कि उसने रेलेज कराई, उसने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया। ये बताया हमें गुलाम हसन मीर साहब ने। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया, ये आज के प्रोग्राम में खास बात। और इसी प्रोग्राम में हमारे साथ बारामूला से जावेद बेग साहब, अपनी पार्टी के लीडर, ज्वाइन कर चुके हैं। वो सुनिएगा जरा जावेद साहब, उमर अब्दुल्ला साहब आज क्या बता रहे हैं, पटन को किसने आग लगाई, जरा सुनिएगा, आपका रिएक्शन इस पे भी लूंगा। और जरा हमारे नाजरीन को यह भी समझाइएगा कि अल्ताफ बुखारी साहब बता रहे हैं आज कि यहाँ तो बहुत उमर अब्दुल्ला साहब को पता होना चाहिए कि कौन किधर है। जरा समझाइए ये किधर की बात, ये हमारे नाज़रीन सुन जाए। जरा पहले उमर अब्दुल्ला को सुन लीजिएगा। मैंने कभी दुकान चलाया नहीं है, क्योंकि दुकान में सौदाबाजी होती है। मैंने कभी सियासत में रह के सौदाबाजी नहीं की है। सियासत की है, सियासत करता हूँ, करता रहूँगा। हुकूमत की है, आज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी करूँगा। जहाँ तक रही हुकूमत को गिराने की साजिश, इसमें मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्ताफ बुखारी साहब ने सारा क्लियर कर दिया है कि 2010 में क्या हो रहा था। ये साजिश पहली बार नहीं हुई है। शेर कश्मीर के साथ 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक होता रहा है, आगे भी होगा ना। अब ये क्या कह सकता हूँ ना। अब जहाँ तक मुझे याद है, टंगमर्ग में कोई जलसा नहीं हुआ। टंगमर्ग में ऑल पार्टी एमपीज की मीटिंग बुलाई गई थी। उनको वहाँ ज़मीनी सतह पे हालात जो है वो दिखाए गए थे। लोगों की नाराज़गी जो है उसका थोड़ा सा हम मरकज़ को दिखाना चाहते थे कि यहाँ हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जलसा मुझे याद नहीं है, ना कोई जलसा वहाँ हुआ। टंगमर्ग जला और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे वो भी अगर अल्ताफ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। जनाब, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकूं। बुखारी साहब बीजेपी के दोस्त हैं, इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। एलजी साहब के दोस्त हैं, इसलिए एलजी साहब के बारे में कुछ कहते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जावेद साहब शुक्रिया आपका। आपने सुना उमर अब्दुल्ला साहब क्या बता रहे हैं? जी एजाज साहब, मैंने सुना उमर साहब की जो स्टेटमेंट है ये मैंने सुनी। जी हुक्म करें आप। उमर साहब ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त जलसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है मैंने उसको कवर भी किया था। वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे गुलाम हसन मीर साहब ने जलसा किया। वहां पे अच्छी खासी तादाद में 200-400 लोग मैंने देखे तब वहां पे मीर साहब ने लाए थे, और वो जो डेलीगेशन बाहर से आया हुआ था उनको। लेकिन इसमें उमर साहब ने आज 2 सवाल उठाए। एक सवाल उन्होंने बताया कि टंगमर्ग को जलाया गया, और जरा उन्होंने इनका बताया बुखारी साहब का कि ये बुखारी साहब साफ करिए टंगमर्ग को किसने जलाया। क्या 2010 की साजिश का हिस्सा था टंगमर्ग का जलाना? तो हम लोग, हमारे नाजरीन, हमारे लोग ये समझना चाहते हैं, क्या 2010 में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ साजिश हो रही थी? सनम एजाज साहब, ये जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासत हो रही है जी, ये मैं इसको सियासत का बड़ा बदसूरत पहलू समझता हूँ।
जम्मू कश्मीर एक बहुत ही तारीखी रियासत से रिड्यूस होकर एक यूनियन टेरिटरी रह गई है। ऐसे हालात में जो बड़े सियासतदान, बड़े सियासी लीडर हैं, उनका फर्ज ये बनता है कि वो रियासत में इस तरह की यूनियन टेरिटरी में इस तरह की सियासत करें जिससे जो लोगों के अंदर मायूसी, दुख और गुस्सा है किसी तरह उसको कम किया जाए और किसी तरह लोगों के जो जख्म है, जो शायद सियासतदानों को नजर नहीं आते, उनके जख्मों की मरहम पट्टी की जाए। बहरहाल मैं 3 नुकात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसमें सबसे पहला नुकता ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब का मैं निहायत ही एहतराम करता हूं और मैं कोई उनके खिलाफ इल्जाम नहीं लगा रहा। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब 2009 से लेकर 2014 यानी 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे और उनकी नोटिस में उस दौरान टंग मरग जला और उस दौरान उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, तो उसका मतलब ये हुआ कि होम डिपार्टमेंट उनके पास था, तो उनका सबसे अवलीन फर्ज ये रहा था उस वक्त ये होना चाहिए था कि जिन लोगों ने गुलमर्ग जैसी वो तारीखी इमारतों को जलाया वो कौन लोग थे और क्या उनको उमर अब्दुल्ला साहब ने कैफिर किरदार तक पहुंचाया। ये मेरा पहला नुक्ता है। मेरा दूसरा नुक्ता ये है कि जिन लोगों ने एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हटाने की साजिशें 2010 में की, क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? अगर कानूनी कार्रवाई उन्होंने नहीं की तो उसकी क्या वजूहात है? और हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश ये करेंगे कि इस वक्त भी उनका फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने 2010 में गुलमर्ग को जलाया और जिन लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत रिलाइज करने की कोशिश की और रियासत में इतना बद नौबत पहुंची, उनका फर्ज अगर चीजों को नहीं उठाए चले उस चीज को, लेकिन आज की तारीख में मुझे उम्मीद है कि उमर उनके नाम उनकी सियासी जमात को अवाम की एक्सपोज करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब इन सियासतदान इस वक्त अवाम की अदालत में ही, लेकिन उमर साहब ने एक और बात भी की। उमर साहब ने आज बताया कि अल्ताफ साहब ये साफ करें, चूंकि वो आपकी पार्टी के लीडर है, वो साफ जरा करे कि जब कश्मीर में 2018 के बाद सभी लोगों को, उन्होंने कहा हर किसी को जेलों में बंद रखा जा रहा था, ये आज़ादी से घूम रहे थे अल्ताफ साहब, बयान दे रहे थे, पार्टियां बना रहे थे, उसका साफ मतलब है उन्होंने कहा कि वो बैकिंग वाले थे और उस बैकिंग का जवाब दिया अल्ताफ बुखारी साहब ने। जरा वो बैकिंग वाला जवाब सुनिए और उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जरा सुनाइएगा अल्ताफ बुखारी साहब क्या बता रहे हैं। आबिद सुनाइएगा जावेद साहब को। आबिद के बाद पहली बार हम पिछले 3 साल से अमन चैन से लोगों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे नौजवान मकबरों के नज़र नहीं हो रहे हैं। बात सच है, अगर हम इस चीज़ का क्रेडिट ना दे दें गवर्नमेंट को तो फिर हम फिर बेईमान लोग हैं। ईमानदारी की बात है कि ये क्रेडिट तो आपको पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को देना पड़ेगा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल में है। खुशकिस्मती थी कि ये लोग अंदर थे, अगर ये अंदर नहीं होते इन्होंने 10,000 लोगों का खून बहाया होता। लोगों ने अकल से काम लिया क्योंकि किसी सियासतदान ने उनको वर्गलाया नहीं, उकसाया नहीं, इसलिए लोगों ने कहा अमन का हाथ पकड़ो, अमन का साथ दिया लोगों ने और अमन के फायदे हमें। देखिए, मैं उमर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उमर साहब को खुद मालूम है कि कौन कहाँ है कैसे है। कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना, पर्दे में ही रहे तो अच्छा है। इसलिए मैं इतना ही उनको कहूँगा, उनसे बेहतर कौन जानता है वो कहाँ है, कौन कहाँ है। इन्होंने बनाया ना PAGD, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया था ना, तो कहाँ रहे, उस पर रहे। फिर उन्होंने इंडिया एयरलाइंस, अब उस जावेद साहब जी आप सुन रहे हैं और आप हंस भी रहे थे इनके बैकग्राउंड में। इस सिलसिले में भी एक नहीं, मेरा सिंपल सा सवाल है। आम कश्मीरी जब भी हमारे पॉलिटिशियंस की बात करता है तो वो कहता है ये टर्म्स वाले हैं, ये किसी के इशारों पे काम करते हैं। तो आज तो उमर साहब ने अल्ताफ साहब का बता दिया, उनका भी आपने सुना। अल्ताफ साहब ने बताया कि इन सब वो तो जानते हैं कि कौन कहाँ है। यानी जावेद साहब ये जो बता रहे हैं अल्ताफ साहब के, उमर साहब भी किसी के इशारे पे हैं। तो अब मान लें कि यहाँ सब यही जो लोग हैं। देखें, ये जो
मैं आपकी खिदमत पे अर्ज करता हूँ कि यहाँ 1990 से लेकर 1996 तक जब सारी कश्मीर एक हिसार में थी, या ये कहें कि एक बहुत बड़ा कैद खाना था जिसमें जम्मू की खासकर कश्मीर, पूरी वादी कश्मीर उस जेल में बंद थी। हमारे नौजवान जेलों में थे, हमारे बुजुर्ग जेलों में थे, क्रैकडाउन्स हो रहे थे, घर घर तलाशियां हो रही थी, बेगुनाहों का टॉर्चर किया जा रहा था। तो उस वक्त ये सारे सियासतदान कहाँ थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो चाहे हम सिंपल सी बात, दो में से जो सच कौन बोल रहा है, इन दो में से सच कौन बोल रहा है? क्या कांग्रेस जावेद साहब, सिंपल सी बात, सच ये है कि बेहतरीन और अफजल तरीका ये है। देखे, मैं कोई बड़ा पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, आपने मुझे लाइन पे ले लिया, अदरवाइज मैं इतनी बड़े मामलात में लबकुशाई नहीं करता, मैं अपनी लेवल के हिसाब से ही बात करता हूँ। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात में सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमें ट्रुथ और रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, सभी को सच बोलना चाहिए। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ अल्ताफ साहब, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, आप लोग में हमारे लीडर हैं, मैं भी उन लोगों में से आता हूँ जिनके लीडर आप हैं, वो अल्ताफ साहब हूँ, उमर साहब आप लोग हूँ। अगर हमारे लीडर ये बताएंगे कि यहाँ पे सब किसी का प्रोडक्ट है तो फिर हम वोट क्यों डालें, फिर हम उस पे तो डेमोक्रेसी पे इसीलिए मैंने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं हजरत, इसीलिए मैंने कहा इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है ट्रुथ, रिकंसिलिएशन और अपनी आवाम से माफी मांगना, हाथ जोड़ के कि हमसे माजी में गलतियां हो गई हैं, और इस बात को यकीनी बनाना कि पिछले जो 70 साल या 100 साल हमने अपनी कौम को धोखा दिया है और झूठ बोले हैं, उससे माजी में धोखा नहीं मिलेगा, माजी में धोखा नहीं मिलेगा, अब मुस्तकबल में धोखा नहीं मिलेगा। ये कोशिश करनी है, और इसमें अवाम का भी बहुत बड़ा एक फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को और ऐसी जमातों को इलेक्ट करे जिन पर वो भरोसा कर सके, और सिर्फ एक बार भरोसा करें। बार बार भरोसा करके धोखा खाने वाले वही लोग होते हैं जो आमक होते हैं। तो हमने बार बार धोखे खाए हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि आइंदा धोखा ना खाएं, और वो उसी सूरत में मुमकिन है अगर हमारी सियासी जमातें एक बार अपनी अवाम के सामने आकर अपनी माजी की गलतियों की माफी मांगे और दिल से माफी मांगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, वक्त इजाजत नहीं देता है, लंबी बात आपसे कर दी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस शाम के रात के 10:15 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया जावेद बेग साहब। और सवाल जवाब का सिलसिला पिछले 24 घंटों के दौरान है। एक दूसरे पर एजेंटों का इल्जाम आयद किया जाता है, सीधी सी बात है, नाम ना लिया जाए, लेकिन समझने वाले, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। और उसके साथ साथ इल्जामात के इस कटघरे में सवाल तंगमर्ग से शुरू हुआ, पटन तक पहुंचा, दमाल हांजीपोरा से लेके ऊड़ी तक, अब यूं कहें खंदाबल से लेके खादिन यार तक, बात यही है कि कौन किसका एजेंट है। ये सियासत के गलियारों की बड़ी बात। लेकिन हमने नज़ीर अहमद खान गुरेजी से आज बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये इस वक्त आवाम को क्या बताना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में नज़ीर अहमद खान गुरेजी का ताल्लुक है और बॉर्डर इलाके से ताल्लुक है उनका, गुरेज से रहने वाले हैं। और नज़ीर अहमद खान गुरेजी 3 टाइम MLA भी हैं, वजीर भी रह चुके हैं और सियासत में उनका बड़ा नाम है। पट्टन में हमारे साथी ने उनसे बात की, पूछा उनसे कि मुद्दा और मकसद क्या है इस सब का। जरा नज़ीर अहमद खान साहब का सुन लीजिएगा। जा रहे हैं कि इस रियासत को अगर बचाना है तो आपको किसका साथ देना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारा इज्जत वकार जो छिन गया है उसको बहाल करने के लिए आपको किसका साथ देना है। यहाँ PDP, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी का सवाल ही नहीं है कि हम उनके साथ कोalition करें नहीं करें। वो अभी हुकूमत की बात नहीं चल रही है, अभी ये बात चल रही है कि इस रियासत को इस दलदल से बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो जब वो वक्त आएगा तब देखा जाएगा, यहाँ के लोग फैसला करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला आ जाएगा जो लोगों के हित में होगा, यहाँ के जम्मू कश्मीर के रियासत के हित में होगा। तो